वित्त मंत्री अरुण जेटली ने देश का बजट पेश कर दिया है। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि बजट से देश की आवाम को क्या मिला। सबसे पहले बात आपकी जेब से जुड़ी हुई कि जेब पर जेटली साहब ने कितनी राहत दी है। अगर आपकी सालाना इनकम 3 लाख रुपए है तो टैक्स नहीं देना होगा। 3 से 3.5 लाख रुपए की इनकम पर 2500 रुपए टैक्स लगेगा। 5 लाख रुपए तक की इनकम पर 5% टैक्स देना होगा। वहीं 5 से 10 लाख रुपए तक 20% टैक्स और 10 लाख रुपए से ज्यादा इनकम पर 30% टैक्स को बरकरार रखा गया है। सरकार ने 3 लाख रुपए तक की सालाना इनकम पर 2500 रुपए टैक्स में छूट दे रखी है। इस तरह अगर आपकी सालाना इनकम 3 लाख रुपए है तो आपको 0 टैक्स देना होगा। बजट से मिडिल क्लास को टैक्स में राहत मिली है। Such as housing for the poor, मिडिल क्लास को जेटली ने राहत दी है, लेकिन अपर क्लास के टैक्स पर सरचार्ज की सीमा बढ़ा दी गई है। आम बजट 2017-18 में सुपर रिच लोगों को जेब जरा ढीली करनी पड़ेगी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने ऐलान किया है कि 50 लाख से 1 करोड़ रुपए की सालाना इनकम रखने वालों को 30% टैक्स पर 10% सरचार्ज देना होगा। 1 करोड़ से ज्यादा की इनकम पर 30% टैक्स पर 15% सरचार्ज लगेगा। इससे सरकार को 2700 करोड़ रुपए मिलेंगे। The combined effect of both these measures will mean that there would be a 0 tax liability for a person getting income up to 3 lakh rupees and a tax liability of only 2,500 for people with an income of 3 to 3.5 lakhs. If limit of rupees 1.5 lakhs under section 80C investment is used fully, tax would be 0 for people with an income up to rupees 4.5 lakhs. While taxation liability of people with income up to 5 lakhs is being reduced to half, all other categories of taxpayers in the subsequent brackets will also get a uniform benefit of 12,500 per person. संसद में जेटली ने ऐलान किया कि जो लोग ईमानदारी से टैक्स भरेंगे उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आप एक साल में 5 लाख से ज्यादा कमाते हैं तो आपके टैक्स में कोई बदलाव नहीं किया गया है। ये भी आपके लिए राहत की खबर है। बजट में जेटली ने जो ऐलान किया है उससे 5 लाख या उससे ज्यादा कमाने वालों को टैक्स में अधिकतम 12,500 रुपए के आसपास छूट मिलेगी, लेकिन ज्यादा कमाई वालों को इस बजट में कोई राहत नहीं मिली है। पहले 2.5 से 3 लाख सालाना कमाई वालों को 10% टैक्स लगता था। अब 3 से 5 लाख सालाना कमाई वालों को 10% के बजाय 5% टैक्स देना होगा। टैक्स नेट के बाहर है, लेकिन जिनको अंदर होना चाहिए था उनके लिए आकर्षण दिया जाए कि वो टैक्स नेट में आए। तो इसलिए एक सामान्य 5% टैक्स देकर एक 5 लाख तक का आप इनकम डिस्क्लोज कर सकते हो, आधे पेज की रिटर्न होगी। आय डिक्लेयर करने में आने वाली अड़चनों को वित्त मंत्री ने दूर करने का भरोसा दिया है। खासकर कारोबारियों के लिए बजट में बड़ी राहत दी गई है, जिससे ज्यादा से ज्यादा कारोबारी टैक्स के दायरे में आए। भारी लेन देन पर सरकार की नजर रहेगी, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप अपना वाजिब पैसा आसानी से कारोबार में इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके लिए प्रोसेस को आसान कर दिया गया है। कॉमर्शियल इनकम से अलग 5 लाख तक की इनकम वाले लोगों के लिए सरकार सिंगल फॉर्म लाने की तैयारी कर रही है। ऐसे लोग जो पहली बार इस स्लैब में आए हैं उनके खिलाफ तब तक कोई जांच नहीं होगी जब तक कि सरकार के पास उनके उच्च लेन देन को लेकर कोई जानकारी ना हो। अगर कारोबार में वो रकम लगाई गई है जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है, ऐसे में आपकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं और आपको कार्रवाई का सामना भी करना पड़ सकता है। लिहाजा अपनी रकम पर सही टैक्स जमा करें और जिम्मेदारी निभाएं। नोटबंदी के ऐलान के बाद देश में टैक्स के नए आंकड़े सामने आए हैं। इतना ही नहीं, देश में कार खरीदने वालों का नया आंकड़ा भी सामने आया है। आयकर विभाग की रिपोर्ट का हवाला देते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने देश को बताया कि देश में 16,40,000 लोगों ने अपनी सालाना आमदनी 10 लाख रुपए से ज्यादा बताई है। देश में साल भर में 27 लाख से ज्यादा कारें खरीदी जाती हैं। इनमें से 35,000 तो लग्जरी होती हैं, यानी इनकी कीमत 25 लाख रुपए से ज्यादा है। 3 साल पहले 25,03,000 कारें बिकी थी, उसके बाद 26 लाख और पिछले साल 27 लाख कारें बिकी हैं। इससे पता चलता है कि टैक्स देने लायक आमदनी वाले लोग बड़ी संख्या में कर दायरे से बाहर हैं। 5 से 10 लाख पर 20% और 10 लाख से ज्यादा की इनकम पर 30% टैक्स पहले की तरह ही जारी रहेंगे।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बजट भाषण के दौरान कई बड़ी घोषणाओं का ऐलान किया है, लेकिन हम आपको बताते हैं कि ये बजट आपकी जेब पर किस तरीके का असर डालने वाला है। इस बजट के बाद वो कौन कौन सी चीजें हैं जो सस्ती हो गई हैं। पवन चक्की, आरओ, पीओएस मशीनें, पार्सल, लेदर का सामान, सोलर पैनल, प्राकृतिक गैस, नायलॉन, रेल टिकट, सोलर टेम्पर्ड ग्लास, सिल्वर फॉयल, माइक्रो एटीएम, देश में बने हीरे, दूसरे महंगे पत्थरों से जड़ित आभूषण अब सस्ते हो जाएंगे। सरकार ने बजट में मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने की कोशिश भी की है, यानी आने वाले दिनों में हिंदुस्तान में बने सामानों की कीमत भी घट सकती है। It is a bold and decisive measure. हर साल की तरह जहां कुछ चीजें सस्ती हुई हैं, तो कुछ चीजें अब और महंगी हो जाएंगी। हम आपको बताते हैं कि बजट के बाद और क्या कुछ महंगा हो जाएगा। मोबाइल फोन, पान मसाला, सिगरेट, सिगार, तंबाकू, हार्डवेयर, ड्राई फ्रूट्स, स्टील का सामान, चांदी का सामान, एलईडी बल्ब। वित्त मंत्री ने इन सभी चीजों पर उत्पाद शुल्क में इजाफा कर दिया है, जिसके बाद इन सारी चीजों के दाम बढ़ जाएंगे। अब तक सियासी दलों के चंदे पर खूब बातें हुआ करती थी, लेकिन पहली बार मोदी सरकार ने बजट में सियासी दलों के चंदे पर लगाम लगाने की कोशिश की। इस बार के बजट में वित्त मंत्री ने राजनीतिक दलों के भ्रष्टाचार को रोकने की कोशिश की। बजट में साफ कर दिया गया है कि राजनीतिक दलों को 2000 से ज्यादा रकम चेक या ड्राफ्ट से लेनी होगी। एक पार्टी एक व्यक्ति से कैश में 2000 ही ले सकती है। बॉन्ड खरीदकर राजनीतिक पार्टियों को दिया जा सकता है। राजनीतिक दलों को आयकर दाखिल करना होगा। The maximum amount of cash donation that a political party can receive will be 2000 from any one source. इतना ही नहीं, वित्त मंत्री ने यह भी साफ कर दिया है कि राजनीतिक चंदा देने वाले और लेने वाले को टैक्स का लाभ तभी मिलेगा जब चंदा देने वाले ने इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल किया हो। वित्त मंत्री के इस कदम को सभी दलों ने सराहा है। सरकार ने भी साफ कर दिया है कि अब राजनीतिक दलों को चंदे के जरिए कोई भी शख्स अपने ब्लैक मनी को वाइट नहीं कर सकेगा। वित्त मंत्री के बजट भाषण में यह कदम बेहद अहम माना जा रहा है। बर्थ एनिवर्सरी ऑफ गांधी जी। नई दुनिया है, नया दौर है, नई है उमंग। कुछ थे पहले के तरीके तो कुछ हैं आज के रंग ढंग। रोशनी आके अंधेरों से जो टकराई है, काले धन को भी बदलना पड़ा आज अपना रंग। नोटबंदी के फैसले को लेकर सरकार ने बजट में भी अपनी पीठ थपथपाई है। सरकार ने कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए कैश के लेन देन की सीमा तय कर दी है। सरकार ने 3 लाख रुपए से ज्यादा के कैश लेन देन पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। पहले 50,000 से ज्यादा की लेन देन पैन कार्ड के साथ की जा सकती थी। सरकार ने यह फैसला फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी को बढ़ावा देने के लिए किया है। सरकार का ये फैसला काले धन को लगाम लगाने को लेकर तो है ही। माना जा रहा है कि एसआईटी की रिपोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट को सौंपी गई है, उसमें भी इस बात का प्रावधान है, जिसके बाद सरकार ने बजट के जरिए इसे लागू कर दिया है। इतना ही नहीं, सरकार उन लोगों के खिलाफ एक कानून लाने जा रही है जो सजा से बचने के लिए देश छोड़कर भाग चले गए हैं। वित्त मंत्री ने बजट में साफ कर दिया है कि ऐसे भगोड़ों की संपत्ति को जब्त किया जा सकेगा। जाहिर है, सरकार ने इस बार के बजट में कैशलेस इकोनॉमी को तो बढ़ावा देने की कोशिश की ही है, साथ ही भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसने का संदेश भी दिया है। टैक्स चोरों की आएगी शामत। खुल सकते हैं 10 साल पुराने मामले। काले धन पर लगाम लगाने में जुटी सरकार ने अब एक नया दांव चल दिया है। जिन लोगों ने पिछले 10 साल में टैक्स भरने में किसी तरह की गड़बड़ी की है, तो अब उनकी भी जांच हो सकती है। पहले कार्रवाई का दायरा महज 6 साल तक ही सिमटा हुआ था। आयकर विभाग की नजर खास तौर पर उन लोगों पर होगी जिनकी अघोषित संपत्ति 50 लाख या उससे ज्यादा है। इतना ही नहीं, अगर विदेश में मौजूद संपत्ति का ब्यौरा छिपाया गया है, तो आयकर विभाग ऐसे 16 साल पुराने मामलों की जांच कर सकती है। जाहिर है कि अब सरकार की नजर से वो लोग नहीं बच पाएंगे जो पिछले 10 सालों से अपनी कमाई छिपाते आ रहे हैं। ये कानून 1 अप्रैल से लागू हो जाएगा, यानी 2007 से लेकर अब तक का बही खाता आयकर विभाग की निगरानी में होगा। अगर आप स्टार्टअप के जरिए कुछ करना चाहते हैं, तो इस बार भी मोदी सरकार ने बजट में खास तवज्जो दी है। स्टार्टअप के जरिए मकसद रोजगार बढ़ाने को लेकर है।
लिहाजा सरकार के बजट में स्टार्टअप जैसे फॉर्मूले को बढ़ावा दिया गया है। स्टार्टअप के लिए पहले 5 साल की जगह अब पहले 7 साल में 3 साल आयकर में छूट का प्रावधान है। स्टार्टअप इंडिया योजना के तहत 16,000 से ज्यादा नए उद्यम स्थापित हुए हैं। सरकार का मकसद साफ है कि लोग ज्यादा से ज्यादा स्टार्टअप स्कीम के जरिए रोजगार की शुरुआत करें। सरकार उन्हें बढ़ावा देगी। वित्त मंत्री ने बजट भाषण में कहा कि भारत डिजिटल क्रांति के मुहाने पर खड़ा है। भीम ऐप को बढ़ावा देने के लिए 2 नई योजनाएं शुरू की जा रही हैं। अब तक 125 लाख लोगों ने भीम ऐप को अपनाया है। साथ ही अतिरिक्त 10 लाख पॉइंट ऑफ सेल मशीनें भी लगाई गई। 30% increase is हम आपको बता दें कि सरकार स्टार्टअप के लिए कोशिशें तो बहुत कर रही है, लेकिन स्टार्टअप इंडिया की वेबसाइट के मुताबिक अप्रैल 2016 तक 1445 लोगों ने स्टार्टअप के लिए दिलचस्पी दिखाई थी। बावजूद इसके सरकार को अब भी लगता है कि स्टार्टअप इंडिया रोजगार के अवसर पैदा कर सकता है। मोदी सरकार के बजट से युवाओं को सबसे ज्यादा उम्मीदें थी। सरकार भी युवाओं को ही तरजीह देती है, लेकिन अब हम आपको बताते हैं कि मोदी सरकार के इस बजट से युवाओं को क्या मिला है। बजट को जिन 10 हिस्सों में बांटा गया है, उनमें तीसरा हिस्सा युवाओं पर केंद्रित है, जिसमें युवाओं के लिए शिक्षा, कौशल और रोजगार उपलब्ध कराकर इनमें शक्ति का संचार करना शामिल है। शिक्षा के क्षेत्र में 1,30,000 करोड़ रुपए के आवंटन का प्रस्ताव है। विज्ञान की शिक्षा पर सरकार जोर देगी। 350 ऑनलाइन कोर्स के लिए स्वयं नाम का डिजिटल चैनल भी लॉन्च किया जाएगा। 600 से ज्यादा जिलों में होगा स्किल इंडिया का विस्तार। 100 सेंटर खुलेंगे। 4,000 करोड़ रुपए की संकल्प योजना शुरू होगी। IIT जैसी परीक्षाओं और NET के लिए नई बॉडी का गठन होगा। 2017-18 स्किल अवेयरनेस प्रोग्राम पर 4,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। 3.5 करोड़ यूथ्स को मार्केट बेस्ड ट्रेनिंग दी जाएगी। जाहिर है कि सरकार युवाओं पर ज्यादा फोकस कर उन्हें रोजगार देना चाहती है, ताकि वो अपने वादे पर खरी उतर सके। सरकार की प्राथमिकता देश का किसान है, ये बात किसी से नहीं छिपी है। शायद इसीलिए बजट में किसानों के लिए सरकार ने मानो अपनी झोली खोल दी है। एक नजर डालिए देश के किसानों के लिए सरकार क्या करने वाली है। किसानों को 10 लाख करोड़ के क्रेडिट का प्रावधान किया गया है। किसानों का 60 दिन का ब्याज माफ होगा। 5,000 करोड़ सिंचाई फंड के लिए पिछले बजट में 5500 करोड़ की तुलना में इस बार 13,000 करोड़ रुपए किसान बीमा योजना के लिए दिए गए। 40% किसानों को कोऑपरेटिव सोसाइटी से क्रेडिट मिलेगा। फसल बीमा योजना में कवरेज को 40% बढ़ाया गया है। सॉइल हेल्थ कार्ड के लिए कृषि विज्ञान केंद्रों में मिनी लैब्स बनाने का प्रावधान किया गया है, ताकि किसान वहां जाकर अपनी खेती की जमीन की मिट्टी टेस्ट करवा सके। पर ड्रॉप मोर क्रॉप को भी बढ़ावा दिया जाएगा। ये बात सही है कि सरकार ने बजट में किसानों के लिए बहुत कुछ राहत देने की कोशिश की है, लेकिन हकीकत ये भी है कि किसानों की खुदकुशी के मामले में 42% की बढ़ोतरी हुई है। लेकिन सरकार की कोशिश है कि देश के अन्नदाताओं को और ज्यादा मजबूत बनाया जाए। हिंदुस्तान के ग्रामीण इलाकों के लिए आम बजट में फोकस किया गया है। यूपीए सरकार में शुरू हुई मनरेगा स्कीम को मोदी सरकार ने भारी भरकम फंड दिया है। रोजगार की तलाश में गांव छोड़ने वाले युवाओं और महिलाओं के लिए नए नए ऐलान किए गए हैं। मनरेगा के लिए 48,000 करोड़ रुपए का बजट है। मनरेगा में अब तक का ये सबसे बड़ा बजट है। इसके अलावा गांवों में 5 लाख तालाबों की खुदाई होगी। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत हर दिन सड़कों की रफ्तार बढ़ाई जाएगी। पिछले साल 133 किलोमीटर सड़कें बनाई गई। उस दिशा को बरकरार रखना और मजबूत करना, उसमें कृषि क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र में विकास के लिए पैसा डालना और अधिक से अधिक साधन उसमें डालना, ये सबसे बड़ी प्राथमिकता थी। ग्रामीण इलाकों और किसानों की हालत में सुधार को लेकर कई कमेटियों ने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। गांव से पलायन को लेकर भी आंकड़े बेहद चौंकाने वाले आए। ऐसे में बजट से उम्मीद है कि गांव की हालत में अब सुधार होगा। डिटेल इंटरव्यू भी दिया। वित्त मंत्री अरुण जेटली दावा कर रहे हैं कि उनका बजट गरीबों और किसानों पर फोकस रखकर पेश किया गया। ऐसे में जेटली की पोटली से गरीबों को मिला क्या, या फिर उनके गुर्बत के दिन कैसे सुधरेंगे, आपको ये भी दिखाते हैं। जिन लोगों के पास मकान नहीं है, उनके लिए सरकार 1 करोड़ मकान बनवाएगी। 2019 तक 1 करोड़ परिवारों को गरीबी से बाहर निकाला जाएगा। PM आवास योजना में 23,000 करोड़ फंड जोड़ा जाएगा।
हर गरीब को रोजगार देने की कोशिश है। and stability of the financial लोकसभा में system, जेटली बोले कि सरकार गरीबों की भलाई के लिए आर्थिक सुधारों को आगे बढ़ाती रहेगी। financial sector will बजट पेश होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गरीब की हालत में सुधार हो, इसके लिए ये बजट अहम है। किसी की उम्मीदों को अवसर देगा। जेटली की पोटली से महिलाओं के लिए भी कई सौगातें निकली हैं। गर्भवती महिलाओं के लिए प्रधानमंत्री ने 31 दिसंबर को 6,000 रुपए देने का ऐलान किया था। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए बजट में वित्त मंत्री ने कई बड़े ऐलान किए। गर्भवती महिलाओं के बेहतर इलाज के लिए 156 लाख करोड़ रुपए का फंड रखा गया है। महिलाओं के लिए हेल्थ वेलनेस सेंटर भी बनेंगे। 6,000 रुपए गर्भवती महिलाओं के बैंक अकाउंट में जमा कराया जाएगा। नेशनल हाउसिंग बैंक बनाने का ऐलान भी किया गया है ताकि महिलाओं को आसानी से लोन मिल सके। इलाज के अभाव में गर्भवती महिलाओं और उनके बच्चे की मौत देश के लिए एक चिंता का सबब है। सरकारी अस्पताल से लेकर सामुदायिक केंद्रों की हालत सुधारने की दिशा में सरकार ने कुछ सख्त कदम उठाए हैं। गरीब महिलाओं और बुजुर्गों के लिए वित्त मंत्री कई योजनाओं का ऐलान करते नजर आए। सीनियर सिटीजन्स की बात करें तो उनकी सेहत और पेंशन से जुड़ी योजनाओं का बजट में ऐलान किया गया। सीनियर सिटीजन के लिए आधार बेस्ड स्मार्ट कार्ड बनेगा। इस स्मार्ट कार्ड में बुजुर्गों की सेहत संबंधित सभी जानकारियां होंगी। LIC बुजुर्गों के लिए नई योजना लेकर आएगी, जिसके तहत हर साल 8% का एश्योर्ड रिटर्न दिया जाएगा। सरकार का दावा है कि उम्र के इस पड़ाव पर इलाज और पैसों की कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए स्मार्ट कार्ड और बीमा जरूरी है। साथ ही प्रधानमंत्री ने 31 दिसंबर को कहा था कि बैंक में जमा राशि पर भी बुजुर्गों को ज्यादा ब्याज दिया जाएगा। माना जा रहा है कि बजट से बुजुर्गों को खास फायदा होगा। 14, the date on which देश के इतिहास में ऐसा पहली बार था जब आम बजट के साथ ही रेल बजट भी पेश हुआ। मोदी सरकार ने स्पीड, सेफ्टी और सिक्योरिटी की तस्वीर तो साफ कर दी, लेकिन इससे क्या देश की लाइफलाइन को फायदा मिला? अरुण जेटली ने रेलवे के लिए 55,000 करोड़ का फंड अलॉट किया। 5 साल के लिए 1 लाख करोड़ रुपए रेल सेफ्टी फंड। साथ ही अगले 1 साल में 3500 किलोमीटर रेलवे की लाइन बिछाई जाएगी। 2019 तक सभी ट्रेनों में बायो टॉयलेट्स बनाने का ऐलान कर दिया गया है। रेलवे के सामने सबसे बड़ी चुनौती मानव रहित क्रॉसिंग है। ट्रैक पार करते वक्त गाड़ियां हादसे का शिकार हो जाती हैं। ऐसे में अरुण जेटली ने देश को भरोसा दिलाया है कि 2020 तक मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग खत्म होगी। मानव रहित क्रॉसिंग को सिग्नल से जोड़ दिया जाएगा। 7,000 रेलवे स्टेशन सोलर पावर्ड किए जाएंगे। देश की रफ्तार की पहचान भारतीय रेल की हालत किसी से छिपी नहीं है। हाई स्पीड ट्रेनों की बात हो या फिर सुरक्षा की गारंटी, इन चुनौतियों से रेल आज भी जूझ रही है। बजट में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कोई नई ट्रेन चलाने का ऐलान नहीं किया है, लेकिन जो तस्वीर रखी है उससे ये साफ हो चुका है कि आने वाले दिनों में जनता को नई ट्रेनें मिल सकती हैं। जेटली ने कहा कि पर्यटन और तीर्थ नगरी के लिए विशेष ट्रेन चलाई जाएगी। खासकर त्योहार के सीजन में स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान हुआ है। महानगरों की तरह देश के कोने कोने में मेट्रो का जाल बिछाया जाएगा। इसके लिए नई मेट्रो रेल नीति अपनाई जाएगी। अगर आप रेल से यात्रा करते हैं और टिकट IRCTC से बुक कराते हैं, तो वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आपको और ज्यादा राहत देने की कोशिश की है। IRCTC के जरिए रेलवे टिकट बुक करने वालों को अब फायदा ही फायदा है। अब IRCTC से टिकट बुक कराने पर सर्विस चार्ज नहीं लगेगा। अब तक IRCTC से ऑनलाइन टिकट बुक करने पर AC पर 40 रुपए और स्लीपर क्लास की टिकट के लिए 20 रुपए बतौर सर्विस चार्ज देने होते थे, लेकिन अब इस फैसले के बाद रोजाना 6 लाख लोगों को सीधे 20 से 40 रुपए बचत होगी। साल 2016 में IRCTC वेबसाइट को टिकट बेचने से होने वाली कमीशन में 1,506 करोड़ रुपए की कमाई हुई थी, जो पिछले साल के मुकाबले 32% ज्यादा थी। सर्विस चार्ज को खत्म करने पर होने वाले घाटे से बचने के लिए सरकार ने IRCTC को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट कराने का फैसला किया है, जिसके बाद उम्मीद की जा रही है कि इस फैसले के बाद IRCTC को पैसों की कमी नहीं होगी। लेकिन IRCTC में सर्विस टैक्स को हटाकर सरकार ने मिशन कैशलेस को न केवल आगे बढ़ाया है, बल्कि बड़ी राहत देने की कोशिश भी की है। through greater focus on quality. देश के बजट का एक बड़ा हिस्सा डिफेंस बजट के लिए हर साल खर्च होता है, ताकि देश की सीमाएं महफूज रहें, हिंदुस्तान महफूज रह सके और दुश्मन आंख उठाकर हिंदुस्तान की तरफ देखने की हिमाकत भी ना कर सके।
इस साल भी वित्त मंत्री ने रक्षा बजट में भारी भरकम पैसा खर्च किया है। पिछले साल के मुकाबले इस साल 20,000 करोड़ से ज्यादा की राशि बढ़ाई गई है। 2016-17 में देश का रक्षा बजट 2,49,099 करोड़ रुपए था, जिसे बढ़ाकर इस साल यानी 2017-18 के बजट में 2,74,114 करोड़ रुपए कर दिया गया है। इस राशि को पेंशन के अतिरिक्त आवंटित किया गया है। इतना ही नहीं, रक्षा पेंशनर्स की शिकायतों को कम करने के लिए जेटली ने पेंशनर्स के लिए वेब आधारित इंटरैक्टिव पेंशन वितरण प्रणाली शुरू करने का ऐलान किया है। इतना ही नहीं, रक्षा कर्मियों की रेलवे टिकट बुकिंग की परेशानी को समाप्त करने के लिए भी जेटली ने एक ऑनलाइन टिकट बुकिंग प्रणाली की घोषणा की। जेटली ने कहा कि रक्षा कर्मियों को रेलवे वारंट के साथ कतार में खड़े होने की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। उनके लिए नई व्यवस्था का प्रावधान किया जा रहा है। हेल्थ सेक्टर में भी सरकार ने बजट में बड़ा ऐलान किया है। एम्स से लेकर हेल्थ कार्ड की बात कही गई है। आइए आपको बताते हैं कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार क्या करने जा रही है। गुजरात और झारखंड में 2 नए एम्स खोले जाने का ऐलान किया गया है। देश को 2025 तक टीबी मुक्त कर दिया जाएगा। शिशु मृत्यु दर को 2018 में कम कर 34 तक कर दिया जाएगा। कालजार और फाइलेरिया जैसी बीमारियों को 2017 तक खत्म करने की भी योजना है। कुष्ठ रोग को सरकार 2018 तक खत्म करेगी। खसरा जैसी बीमारी को पूरी तरह से खत्म करने के लिए 2020 का टारगेट रखा गया है। इतना ही नहीं, सरकार ने बुजुर्गों के लिए हेल्थ कार्ड देने का फैसला भी किया है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सरकार LIC योजना भी लाने जा रही है। स्वास्थ्य उपकरणों की लागत कम करने के लिए नए नियम तैयार किए जाएंगे। वहीं 1.5 लाख स्वास्थ्य उपकेंद्रों को स्वास्थ्य वेलनेस केंद्रों में बदला जाएगा।